हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बात चल रही थी हमारी बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर की तीसरी यूनिट का तीसरा लेक्चर लेके हाजिर हूँ। चूँकि 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे। मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है। फार्मेसी एक्ट हम लोगों का चल रहा था, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट, पूरा थ्योरी टॉपिक, मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अब चूँकि थ्योरी है और बहुत लोगों ने बोल कर रखा हुआ है कि नहीं सर इससे ज़रूर पढ़ाइए। अभी मैं लेक्चर थोड़ा सा नहीं डाल पा रहा हूँ, बना नहीं पा रहा हूँ। डाल तो ढल ही रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सेस बना लेता हूँ जिस दिन मुझे टाइम होता है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पिछले 3-4 दिनों से तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। जो थे वो सब पुराने थे, वो पुराने धीरे धीरे अपलोड होते चलेगा बस। तो अभी भी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर जूरिस्प्रूडेंस उसके 2 लेक्चर ही हैं और आपने स्टार्ट यूनिट फर्स्ट से नहीं किया। तो भैया ये पूरा थ्योरी है, तो पढ़ाने का मन ही नहीं होता है। फिर भी अब लोगों ने बोला है, आप लोगों की उम्मीदें हैं, आप लोगों का प्यार है मेरे साथ, आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो तीसरा लेक्चर लेके हाजिर हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर। आपको वहाँ 2 लेक्चर मिल जाएंगे। तीसरा ये है, ठीक है। वहीं स्टार्ट करेंगे उसी के बाद से, तो मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, वहाँ हम लोगों का चल रहा था एजुकेशन रेगुलेशन का डिटेल चल रहा था, ईआर का। तो उसी ईआर के एजुकेशन रेगुलेशन के जो डिटेल को उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप नोट्स वहीं से स्टार्ट करिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप नोट्स यहाँ से तो अधूरे हो जाएंगे। तो पीसीआई अपॉइंट्स अ सेट ऑफ इंस्पेक्टर कॉल्ड फार्मेसी इंस्पेक्टर हु आर रिक्वायर्ड टू इंस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट पीरियडिकली preferably at the time of examination for the physical facilities provided in terms of laboratories, classroom, teaching and non-teaching staff structure, teaching instruction, attendance of students and staff members, timetable, records of sessional marks, conduct of annual exams, assessment of the papers in sessional and annual exams, etc. पीसीआई जो है वो एग्जामिनर, मतलब एक चेक करने वाला इंस्पेक्टर जो है बनाती है फार्मेसी इंस्पेक्टर, जो कि इंस्टीट्यूट्स में जाता है टाइम टू टाइम और जाके बिल्कुल प्रेफरेबली चेक करता है वहाँ पे कि वहाँ की लेबोरेटरीज़ हैं कि नहीं हैं, जो उस टाइम बताई गई थी, जो रिक्वायर्ड हैं। क्लासरूम में 60 बच्चों के बैठने की जगह है, वरना ऐसा तो नहीं एक ही क्लास में 2-2 लग रही हों, 30-30 की जगह हो। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ देखता है कि आपके पास कितने फ्री टीचर हैं, कितने आपके पास ऐसे टीचर हैं जो ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई टीचर 3-3 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये देखते हैं। वो आपका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का टाइम टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, दूसरा आधा घंटे ही पढ़ा रहा है। स्टूडेंट की अटेंडेंस देखते हैं कि सारे स्टूडेंट 75% 70% जो उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टाइम टेबल पहले ही बताया। रिकॉर्ड ऑफ सेशनल मार्क, आपने सेशनल मार्क्स कैसे दिए हुए हैं, बच्चों के सेशनल मार्क्स आए कैसे हुए हैं। कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम्स, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनका क्या डिटेल है, उनमें क्या परफॉर्मेंस है। असेसमेंट ऑफ द पेपर, अगर असेसमेंट होता है टीए के जो मार्क्स होते हैं उनके लिए चेक करते हैं, ठीक है। ये सब चेक करता है फार्मेसी इंस्पेक्टर। ज़्यादा इसमें थोड़ी आसान टॉपिक है, आगे चलते हैं। On the instruction of the president of PCI, these inspectors, usually 2 for 1 institute, conduct the inspection on the basis of SIF. SIF means standard inspection form. इसी को फॉलो करते हैं ये सारे एग्जामिनर्स, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूट के लिए कम से कम 2 एग्जामिनर भी बनाए जा सकते हैं। वो पीसीआई के प्रेसिडेंट का निर्णय होगा भैया, वो क्या करे। सबमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव कमेटी गोज थ्रू द इंस्पेक्शन report and takes the decision on the recognition of the institution for a fixed duration, subject to the approval of the central council. If there are serious deficiencies point out in the report, the executive committee asks for the complaints from the institution within 3 months. If the institution fails to send a complaints report, the council PCI can serve a withdrawal notice to the institution for the withdrawal of recognition. अब इंस्पेक्शन हो जाने के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास पहुंचती है ईसी, जो मैंने बताई थी आपको पिछले लेक्चर में कि भैया ईसी होती है, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। उस ईसी के पास वो पहुंचती है और अगर कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ मिलती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए थी और नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मिलता है, तो फिर क्या करती है ईसी नोटिस देती है इंस्टीट्यूशन को कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्रूव करिए कि आप गलत नहीं हैं, आपके पास ये चीज़ें हैं, मुझे दिखाने में इंस्पेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है या उस समय कोई प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से नहीं दिखा पाए। तो आप 3 महीने के अंदर अंदर, ऐसा नहीं है कि तुरंत वो आपका लाइसेंस, आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ कर लेती है। 3 महीने का टाइम दिया जाता है आपको प्रॉपर, और उसके बाद अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो फिर भैया कहानी खल्लास, ठीक है। लिख लीजिएगा, बहुत प्यारे नोट्स बना के लाया हूँ।
If convincing reply is not sent by the institution through the state government or examining authority within stipulated period after serving the notice, पहले मैंने बताया वही चीज़ें हैं कि भैया अगर वापस नोटिस नहीं भेजा जाता है, सही रिप्लाई नहीं भेजा जाता है, तो क्या होता है, द काउंसिल कैन विदड्रॉ रिकॉग्निशन एंड सच अ विदड्रॉल इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देती है कि ये भैया इंस्टीट्यूशन जो था उसको हमने विदड्रॉ कर लिया है अपना लाइसेंस, ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं है, ना वो कोई इंस्टीट्यूशन है, अब आप वहाँ जाके ना पढ़ाई करें, ठीक है, और उसको रोक दिया जाता है कि फिर वो कुछ ना कर सके। नो फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग डिप्लोमा कैन एग्जिस्ट इन द कंट्री विदाउट द अप्रूवल ऑफ पीसीआई। बिना पीसीआई के तो आप कुछ कर नहीं सकते। एनी पर्सन हु होल्ड्स डी फार्मा बी फार्मा इज एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट विद द कंसेंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी पेमेंट्स ऑफ फीस एंड सबमिशन ऑफ एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई पीसीआई। तो अब जब उसका रिकॉग्निशन ले लिया तो रिकॉग्निशन लेने के बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी नहीं बन सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ गलती से मैं भैया टाइपिंग एरर होगी कोई, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है पिछले 8-10 दिनों से, उसके बाद भी लेक्चर आपके लिए ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी। तो इसी की बात चल रही थी कि आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या बैचलर इन फार्मेसी हो, तब आप जाके अपना एसपीसी में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसको भी मैं आगे पढ़ाऊँगा। नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं काफ़ी, क्योंकि भैया तबीयत ख़राब थी, लेकिन बैठ तो सकता था, तो बैठ के नोट्स बना लें, बस लेक्चर बनाने की देर है, मेरे फ्लो का देर है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, एसपीसी में अपना पूरा एप्लीकेशन देते हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म होता है सब मैं आगे बताऊँगा, क्या क्या फिल करना पड़ता है, क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती हैं। एसपीसी फिर आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अप्लाई ओके बोल देती है, ठीक है। The institution which is derecognized by the PCI can apply afresh for running the course after providing all necessary facilities as per ER। और मान लो कि वो एक ऐसा नहीं है कि एक बार अगर रिकॉग्नाइज्ड हो गया, रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो फिर क्या कर सकता है, वो अपने आप को फिर से एक फ्रेश रनिंग कोर्स करा सकता है। मीन्स फिर से वो आके दिखा सकता है कि नहीं अब हमारे पास चीज़ें हो गई हैं, उस टाइम गलती हो गई थी, तो वो फिर से रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा कि हाँ फिर से इसको हम लोग अपना लाइसेंस दे देंगे फॉर द रनिंग कोर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज़। जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो फैसिलिटीज़ वो दे देगा एज पर ER एजुकेशन रेगुलेशन। द काउंसिल कैन अरेंज फॉर इंस्पेक्शन वंस अगेन। तो काउंसिल क्या करेगी, फिर से उसका इंस्पेक्शन करेगी, फिर से इंस्पेक्टर भेजेगी, इंस्पेक्टर जाएगा रिपोर्ट बना के फिर EC को भेजेगा, EC उसको ओके बोल देगा, ठीक है। अगर होगा तो, नहीं होगा तो वो कैंसिल ही रहेगा। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 कवर डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली, वेयर इज पार्ट 3 कवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसने क्या किया, डिप्लोमा इन फार्मेसी रखी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, ठीक है। एजुकेशन रेगुलेशन जो 1991 में बना उसमें, तो उसमें 3 पार्ट घोषित किए गए। पहला पार्ट आप फर्स्ट ईयर करें डिप्लोमा, दूसरा पार्ट सेकेंड ईयर करें, और पूरा प्रैक्टिकल ये तीसरा पार्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं डिप्लोमा में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वही सब्जेक्ट लिस्ट आएगी, उनके प्रैक्टिकल आएंगे, किसका प्रैक्टिकल है किसका नहीं है ये देखेंगे। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट एज पर ER 1991। कुछ रिक्वायरमेंट्स जिनकी अभी ऊपर बात हो रही थी, रिक्वायरमेंट तो क्या रिक्वायरमेंट बताते हैं भैया। फिजिकल फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर इनटेक ऑफ 16 फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी एटलीस्ट 4 लेबोरेटरीज, 1 ईच फॉर फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी और फार्माकोग्नोसी या APH। द क्लासरूम एटलीस्ट 2 असेप्टिक रूम, बैलेंस रूम, एनिमल हाउस, ड्रग म्यूजियम, मशीन रूम, प्रिंसिपल्स ऑफिस, गर्ल्स एंड बॉयज़ कॉमन रूम एटसेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड। द लेबोरेटरी शुड बी मिनिमम 500 स्क्वायर फीट इन एरिया। इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट एंड ग्लास वर्स एज गिवन इन ER शुड बी परचेज्ड। तो क्या क्या होना चाहिए, 60 स्टूडेंट के बैठने की जगह होनी चाहिए क्लास में, अगर आप डी फार्मा करा रहे हैं तो 4 लेबोरेटरीज होने चाहिए, फार्मास्यूटिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की, क्लिनिकल पैथोलॉजी की और कोग्नोसी, ठीक है। केमिस्ट्री, स्यूटेक्स, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी 5 नाम है, लेकिन 4 लेबोरेटरी इनमें से एक होनी चाहिए, एक नहीं भी होगी तो चलेगा, आप वहाँ डबल करा सकते हैं, ओके, लेकिन मिनिमम तो इतनी हो। और जो क्लासरूम हैं उसमें एटलीस्ट 2 एसेप्टिक रूम होने चाहिए, ठीक है। मीन्स 2 क्लासरूम हो पहले तो, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, फिर असेप्टिक रूम होना चाहिए आपके यहाँ, ठीक है, कि आप लेबोरेटरीज़ में जाएंगे तो इस असेप्टिक रूम से जाएंगे। बैलेंस रूम होना चाहिए, अगर आप एनिमल प्रैक्टिकल कराते हैं जो आजकल बंद हो चुके हैं, पहले होते थे, तो एनिमल हाउस होना चाहिए। ड्रग म्यूज़ियम होना चाहिए जहाँ आपके यहाँ ड्रग रखी हों। मशीन रूम होना चाहिए जहाँ आपके पास मशीन्स रखी हों। आप
सभी को मशीन्स आज तक दिखाई नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, 2 साल आपकी इससे पहले क्लासेस लगी हैं, 1.5 साल तो लगी हैं, तो कभी ना कभी आपको मशीन रूम दिखाई गई होंगी कि ये मशीन्स होती हैं, ये पहले थी, ये अभी भी यूज़ होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल या डायरेक्टर का ऑफिस होता है या एचओडी का ऑफिस होता है, गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग कॉमन रूम भी दिए होते हैं, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। लेबोरेटरी जो है वो 500 स्क्वायर फीट एरिया में फैली होनी चाहिए, कम से कम इतना तो हो उसका, ठीक है। और जो इक्विपमेंट और ग्लासवेयर्स दिए हुए हैं एजुकेशन रेगुलेशन में जो कॉमन, वो तो होनी चाहिए, और बाकी हैं तो और अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज़ द स्टाफ। अब स्टाफ में कौन कौन होना चाहिए? प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो एक प्रोफेसर की रैंक पे होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो एम फार्मा होना चाहिए, और उसे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल, डायरेक्टर या एचओडी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बस आया फ्रेश बिल्कुल ही बी फार्मा करके और उसने अब सेटिंग लगा के एचओडी बन गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलता कैसे ऐसे, क्योंकि ये यार ने बोला है, मैं नहीं। सीनियर लेक्चर और लेक्चरर, तो कुछ सीनियर लेक्चरर होने चाहिए, ठीक है, जिसमें जैसे एम फार्मा इन कंसर्ट सब्जेक्ट एम फार्मा होना चाहिए या तो उन्हें, या फिर बी फार्मा होना चाहिए, और 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो सीनियर लेक्चरर होगा, वरना जूनियर रहेगा। फॉर द सब्जेक्ट कौन कौन से? पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, इवन एमबीबीएस क्वालिफिकेशन इज़ परमिटेड। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं पैथोलॉजी, इकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये मेनली एमबीबीएस के सब्जेक्ट हैं। तो एमबीबीएस अगर कोई करके आ रहा होगा तो उसे इनकी नॉलेज होगी, तो वो आके फार्मेसी में ये पढ़ा सकता है, उसकी छूट दी गई है ईआर में, ठीक है। थर्ड इज़ इंस्ट्रक्शन। द मिनिमम ऑफ 180 वर्किंग डेज इंक्लूडिंग टाइम स्पेंड फॉर सेक्शनल एग्ज़ाम। 180 डेज तो होना चाहिए वर्किंग, ठीक है, बस इतनी होती होगी कॉलेजेस में मेरे अकॉर्डिंग तो। इन वीक का मिनिमम ऑफ 36 आवर ऑफ टीचिंग, प्रेफरेबली 6 आवर पर डे, कम से कम 6 घंटे पर डे की क्लास लगनी चाहिए, ठीक है, और 36 आवर जो है टीचिंग प्रेफरेबली होनी चाहिए एक वीक के अंदर। अब एक वीक में छुट्टियां अगर हो गई तो ये कम हो जाता है, लेकिन 6 आवर्स पर डे का लगभग एवरेज लेके चलना पड़ता है। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, यानी कंटिन्यू लेक्चर ही, ठीक है। स्टाफ स्टूडेंट रेशियो जो होना चाहिए वो 1:60 होना चाहिए, एक टीचर पे 60 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं। स्टाफ स्टूडेंट रेशियो इन प्रैक्टिकल्स क्या होना चाहिए? 1:20। A practical batch should not have more than 30 students, wherein 2 staff members are required. For a batch up to 20 students, 1 staff member is needed, ठीक है। अगर बैच में 30 स्टूडेंट हैं तो 2 स्टाफ मेंबर होंगे, एक जूनियर एक सीनियर चल जाएगा, जैसे एक लैब असिस्टेंट होता है, एक मेन टीचर होता है। और अगर उससे ज़्यादा 20 हैं तो एक टीचर भी चल जाएगा, ओके। ज़्यादातर जगह पे चूँकि 60 का एवरेज दिया गया है तो 60 सीटें होती हैं, 30-30 का बैच बनाए जाते हैं, या 20-20 के 3 बैच बनाए जाते हैं। वो अपना कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करता है, उसके पास जो टीचिंग स्टाफ होते हैं, लेकिन मिनिमम हमें इतना फॉलो करना पड़ता है कि 1:20 रहे। और अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप एक काम करिए, एक जूनियर लैब असिस्टेंट रख लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, 2:30 मीन्स 1:15, तो ईआर की गाइडलाइन ओके हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ पढ़ के समझाना है, पढ़ पढ़ के मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। फालतू में और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा है बस उतने आप नोट्स बनाइए, मेरी बात सुन लीजिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा छोटा सा, और याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वही लोगों ने बोला हुआ है कि सर आप बता देते हैं एक बार तो बस हमारे दिमाग में एक आइडिया हो जाता, हाँ सर ने ऐसा ऐसा बताया था, फटाफट लिख जाता है वो, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एटलीस्ट 2 सेशनल एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए, उनमें से किसी मतलब एवरेज निकाल लो, या तो बेस्ट 2 इज़ टेकन। अगर मान लो 2 की जगह 3 होते हैं, जैसे ज़्यादातर, जैसे मेरे 3 हुआ करते थे, उनमें से किसी 2 को ले लिया जाता, एक या एवरेज निकाल कंसिडर कर लिया जाता था। हर जो पेपर होना चाहिए वो 100 मार्क्स का होना चाहिए, 20 आर फार्मास्यूटिकल एथिक्स, 27 फॉर सेशनल एंड 80 फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो वो इस तरह का होना चाहिए कि 20 जो है वो सेशनल रहे और 80 एनुअल एग्ज़ाम रहे, या 25-75 रहे। थोड़ा सा जो है अलग अलग क्राइटेरिया थे उस समय, कुछ और थे, आज कुछ और हो गए, वो थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सेशनल एग्जामिनेशन ऑफ 20, प्रैक्टिकल के केस में 20 मार्क्स का सेशनल एग्जाम होना चाहिए, 10 मार्क्स आर फॉर द डे टू डे वर्क एंड रिकॉर्ड एंड अदर 10 मार्क्स फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस IR एग्जामिनेशन। आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको दिखता है टीचर के हाँ आपके कितने ऑब्जेक्टिव साइन हैं, आपने रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, इस सब के 10 मार्क्स होते हैं। आपने आके प्रैक्टिकल किया हुआ है, यहाँ 70% लैब किए कि नहीं किए, इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का सेशनल होता है, बाकी 20 मार्क्स जो हैं वो एक्सटर्नल के दे जाते हैं, तो टोटल 50 मार्क्स का हो जाता है प्रैक्टिकल। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें 20, 80 या 25, 75 वो भैया कहाँ है, ठीक है। बस आप लिखते जाओ, एक आइडिया अपने दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है।
Under ER 1991, the minimum passing marks are 40% in each paper, including of sessional marks. A candidate securing 60% or more and less than 75% is declared first class. The distinction is awarded to a candidate scoring 75% or more. ठीक है, ER ने क्या है बोला है 40% होने चाहिए, बट आजकल AKTU क्या कर रही है 50% लिए हुए हैं, तो थोड़े से ये चेंजेस होते रहते हैं यूनिवर्सिटी वाइज। 60 से 75% के बीच वाला जो कैरी ने जो होगा, जिसके मार्क्स 60 to 75% होंगे, इसके बीच में होंगे। जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकला था वो 60 to 75 के बीच में ही निकला था, तो हम फर्स्ट डिवीज़न हो गए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्लास हो गए थे। फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे साल में उस बंदे ने मेहनत की, चूँकि आगे बढ़ता चलना चाहिए, ग्राफ नीचे नहीं गिरना चाहिए। उस बंदे ने मान लो मैंने मेहनत की, अगले साल में मैंने क्या किया 78, 80, 82, 84 मार्क्स लिए, तो हमें डिस्टिंक्शन मिल गई। ठीक है, आफ्टर हैविंग डी फार्मा पार्ट second examination, the student has to undergo practical training in PCI approved hospital, dispensary, clinic, drug store, drug unit, charity hospital or any other institute. The practical training is for a minimum of 500 hours spread over in not less than the 3 months. 3 मंथ की उसको ट्रेनिंग करनी होती है एक इतनी जगह पे, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, क्लिनिक में या ड्रग स्टोर में या चैरिटी हॉस्पिटल में, तो फिर उसका क्या है डी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एक थोड़ी सी ये ट्रेनिंग भी रखी गई है। अब ये केसेस थोड़े से एक्सेप्शन वाले लगते हैं, तो आपको अभी केवल एक बेसिक नॉलेज रखनी है, बाकी आपके यहाँ जो चलता हो, आपके स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी जो फॉलो कराती है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ा सा चेंज होता आता है, क्योंकि ये SPC का काम होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। उसका भी आगे आएगा डिटेल SPC का, मैं पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में वो भी, तो वहाँ आपको ये डिटेल्स जो हैं यहाँ दी हुई हैं, जो थोड़ी सी एक्सेप्शंस हो रही हैं आपके स्टेट वाइज, जैसे यूपी में कुछ और, MP में कुछ और, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, during the course of training the student shall work under the guidance of apprentice master who is a registered pharmacist. एक pharmacist के अंदर इन लोगों को काम करना पड़ता है। The student shall be trained in drug laws, dispensing of drugs, maintaining records, identification of drugs from different sources and all other concerned matter. The training forms is in 5 parts. ट्रेनिंग फॉर्म इनका जो होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या पार्ट हैं वो अभी आपका डिटेल का सिलेबस है नहीं, केवल इतना ही है। ज़्यादा डिटेल पढ़ोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के, तो जितना है उतना पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी लिखे हुए हैं तो पढ़ लीजिएगा। पहला पार्ट होता है HOD के द्वारा भरा जाता है, आपके इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसके द्वारा। दूसरा ट्रेनी जो होगा आप स्टूडेंट, उसके द्वारा। तीसरा बना होता है जो आपका फार्मासिस्ट है, अप्रेंटिस मास्टर, उसके द्वारा। चौथा जो है वो स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग। पाँचवा जो है वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा भरा जाता है कि हाँ ये हमारे यहाँ से पढ़ा था और अब इसने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यह डिप्लोमा फार्मेसी वालों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत मैटर दे दिया है मैंने। अगर आप इसका 20% मैटर खा जाएंगे, 80% लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब थ्योरी है तो पूरे में पूरे की गारंटी तो नहीं दे सकता मैं। एप्लीकेशन की बात करें अगर इसके, तो एप्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, द फंक्शन ऑफ EC, द प्रोसीजर ऑफ समोनिंग एंड मीटिंग्स, कंडक्टिंग बिजनेस एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द क्वेरम, द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सब ER ने तो डिसाइड किया, ये सब मैंने पिछले में भी पढ़ाया आपको, यहाँ भी वही चीज़ें पढ़ाई। तो किसने, ER ने बताया, तो यही इसके एप्लीकेशन हो गए बेसिक। The qualification, terms of office and power and duties of registrar, secretary, inspector, pharmacy inspector के बारे में बताया मैंने आपको। other official barriers and servants of the central council, इनके अलावा कुछ hidden भी होते हैं, उनकी चीज़ें भी होती हैं, including the amount and nature of security to be furnished by the registrar or any other officer or servant। एक बात बताइए, अकेला इंस्पेक्टर जाता होगा इंस्पेक्शन करने, उसके साथ एक टीम भी तो जाती होगी, तो ये उन लोगों की चीज़ें हैं, ऑफिस बीयर, सर्वेंट्स। तो ठीक है, तो ये उनकी चीज़ें भी थोड़ी सी लिखी हुई हैं। द मैनर इन विच द सेंट्रल रजिस्टर इज़ टू बी मेंटेन्ड एंड पब्लिश्ड। सेंट्रल रजिस्टर जो मैंने आपको ऑफिशियल गैजेट के बारे में बताया था कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं तो आपको अपने ऑफिशियल गैजेट में, अपने रजिस्टर में उसको मेंटेन करना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द committees other than the executive committee, the procedure for summoning and holding meetings, the number of members necessary to constitute the quorum। तो भैया कितने EC के अलावा भी कुछ मीटिंग्स कमेटी होती हैं, ऐसा तो नहीं एक ही EC है और कोई कमेटी ही नहीं है, और कमेटीज़ भी होती हैं।
तो उन सब का कैसे क्वेरम चलना है, कितने मेंबर्स रखने हैं, कितनी उन्हें मीटिंग करनी पड़ेंगी, क्या वर्क रहेगा, ये सभी यार ने बताया। अब आ गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल। पूरा पढ़ा शायद ही पाऊँगा मैं इस लेक्चर में, तो जितना हो सकेगा उतना कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, उसके बाद हो सकता है पढ़ा दूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो एसपीसी की बात करें, अब बातें वो आएंगी जो ऊपर थोड़ी सी चीज़ें लिखी थी और आप कह रहे थे नहीं हमारे यहाँ तो वेरिएबल है। जैसे वहाँ लिखा था 40% मार्क्स होने चाहिए पासिंग के, लेकिन हमारे यूपी में क्या है 50% है। तो वो चीज़ें यहाँ रेगुलेट हुई। स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग एन अप टू डेट रजिस्टर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद इन द स्टेट विद इन अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 42। सेक्शन 42 में दिया गया है कि भैया जितने आपके यहाँ फार्मासिस्ट हैं उनको रजिस्टर्ड करके रखें अपने स्टेट के। जैसे यूपी की एसपीसी होगी तो वो यूपी के रखेगी। नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन कंपाउंड डिस्पेंस और डू द रिटेल बिजनेस पर्टेनिंग टू मेडिसिन। ऐसा ना हो आपके यहाँ कि भैया फार्मासिस्ट की जगह और कोई भी आलू की तरह दुकान रख ले, दवाइयों की दुकान रख ले, डिस्पेंसिंग की, और शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एसपीसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एसपीसी ऑफ वन स्टेट कैन आल्सो कैटर टू नीड्स ऑफ अदर स्टेट थ्रू एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। ये दोनों मतलब दो एसपीसीज भी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके कुछ चीज़ें कर सकती हैं। देयर कैन आल्सो बी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कवरिंग 2 और मोर स्टेट अंडर एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। मान लीजिए किसी स्टेट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, एक बड़े स्टेट से जॉइंट एसपीसी करते हैं, तो एक जॉइंट एसपीसी बनती है। मैं दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा आपको, एक अकेली एसपीसी का और एक जॉइंट एसपीसी का। ठीक है, तो दो जॉइंट बन सकती है। द कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटिंग बाय द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एज फॉलोज। ठीक है, तो अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये करता है स्टेट की गवर्नमेंट, और जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती हैं वो दोनों स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो मिल के, दोनों स्टेट की जो चीज़ें होती हैं एसपीसी होती है वो मिल के बनाती है। तो किस तरह से बनती है आगे दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग तरीके से देख लीजिए इसको, कि पहले एसपीसी की बात करें तो एसपीसी जो है वो एक ही स्टेट के लिए होती। तो इसमें क्या करते हैं, इसका कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रिक मेंबर्स, इसमें होते हैं 6 इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, MCS। ठीक है, तो मेडिकल काउंसिल होता है एक, वहाँ से लिया जाता है, और 6 मेंबर लिए जाते हैं फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हों उसी स्टेट के। 7 हो गए टोटल। नॉमिनेटेड मेंबर्स 5 मेंबर्स नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो 7-5 12। एक्स ऑफिसो मेंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर जो होता है स्टेट का, वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है। इसके अलावा तो आप कुल लगभग 10-12 लोग इसमें हो गए एसपीसी में। अब जॉइंट एसपीसी की बात करते हैं, जो 2 स्टेट मिलकर बनाते हैं। इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, जैसे 2 से ज़्यादा स्टेट मिल रहे हैं तो थोड़े से लोग शायद बढ़ जाएं या घट जाएं। देखिए, इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 3 to 5 फ्रॉम ईच स्टेट इंस्टेड ऑफ 6 इन अ सिंगल स्टेट काउंसिल। ठीक है, वहाँ केवल 6 लोग लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ हो सकता है कि 3 इस स्टेट से ले लें, 3 उससे ले लें तो 6, या 3 इससे ले लें, 5 दूसरे से ले लें 8, 5 दूसरे से ले लें, 30 एक से ले लें 8। ठीक है, तो अप्रॉक्स 8 लोग भी हो जाएं, 10 लोग भी हो जाएं तो थोड़ा सा वेरी होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मेडिकल काउंसिल, किसी एक स्टेट के मेडिकल काउंसिल ऑफिसर को, तो ये एक ही होता है। नॉमिनेटेड मेंबर होता है, तो गवर्नमेंट नॉमिनी करती है 2 to 4 फ्रॉम ईच स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ 5। वहाँ 5 कर रहे थे, यहाँ 2 से 4 लेते हैं हर एक स्टेट से, 4 इससे ले लिए, 3 उससे ले लिए, 7 लोग हो गए। एक्स ऑफिसो मेंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये बिल्कुल सेम वही जो थे वही रहते हैं इसमें, क्योंकि ये सेंटर वाला मैटर है, ये अपना वाला स्टेट वाला मैटर तो है नहीं, तो ये इसमें भी रहेंगे JSPC जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, थक चुका हूँ भी मैं भी, 23 मिनट हो गए हैं, फिर भी देखते हैं, जितनी देर चलूँगा उतनी देर चलूँगा। The president and vice president are elected by the members from amongst themselves period of 5 years। 5 साल के लिए बनता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, casual vacancy is filled by the nomination और इलेक्शन, नॉमिनेशन या इलेक्शन के थ्रू होता है भैया, वही जो प्रक्रिया है। मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन, फिर से वो खड़ा हो सकता है, फिर से चुना जा सकता है। प्रोसेस इन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिमिलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की EC थी वही इनकी EC होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा, 1-2 PPT। ठीक है, तो एसपीसी को ही कंटिन्यू कर रहे थे, थोड़ा सा अलग डिज़ाइनिंग से।
कि इलेक्शन एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस को ही करते हैं पूरा। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। मैंने बताया आपको, ये पूरी चीज़ तो मैंने वही बता दी, थोड़ा सा बस डिज़ाइनिंग अलग होगी। द टर्म ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज़ फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए होती है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए होता है, वो फिर से कंटिन्यू रह सकता है। ईसी ऑफ एसपीसी जो होती है वो भी 5 मेंबर इलेक्ट करती है इन्हीं मेंबर्स में से। द एसपीसी अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रार हु शैल बी सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। जो एसपीसी होती है वो एक रजिस्ट्रार बनाती है जो सेक्रेटरी होता है काउंसिल का। एंड ही सी में आल्सो बी द ट्रेजरर, वो ट्रेजरर भी हो सकता है। ठीक है, अब ट्रेजरर कौन होता है? अप्रॉक्स वित्त मंत्री की तरह, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह। द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर्स, फिक्सिंग ऑफ द सैलरीज एंड पेमेंट ऑफ अलाउंस और टू द मेंबर्स आर आल्सो डन बाय एसपीसी। तो ये एसपीसी जो है वो क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है अदर ऑफिसर्स की, उनकी सैलरी को देखती है, उनके पेमेंट को देखती है, उनको पेमेंट अलाउ करने का भी अधिकार एसपीसी के अंदर होता है, थोड़े से चेंजेस करने के अधिकार भी एसपीसी के पास होते हैं। द एसपीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। The SPC is the statutory body with the perpetual succession, can hold property with a common seal and sue or be sued। इसकी जो चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ आप थोड़ा सा कानूनी दाव पैच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बस बोल दिया तो बोल दिया। एसपीसी इज कस्टोडियन ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट। द काउंसिल सेंड 5 कॉपी ऑफ रजिस्टर टू पीसीआई। मीन्स इसको 5 कॉपीज़ भेजनी होती हैं उस रजिस्टर की हर साल की, हमारे यहाँ इतने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, इतने ये लोग हैं। एसपीसी काउंसिल कैन फिक्स द रजिस्ट्रेशन फीस ऑन एनुअल बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस। हर साल के बेसिस पे उसकी फ़ीस डिसाइड की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए भी डिसाइड की जा सकती है। इट हैज़ टू बी सेंड इफ the fourth of this collection of registration fees every year before 1st of May to PCI of India। ये जो है भेजा जाता है PCI को, ये SPC अपने पास नहीं रखती। State Pharmacy Council from time to time keeps informed by the concerned state government about its activities। The SPC also organizes continuing education program फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विथ अ व्यू टू अपडेट द प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज। ऐसा नहीं है कि कोई फार्मासिस्ट बन गया तो उसके बाद उसका कोई नॉलेज चेक नहीं किया जा सकता, तो उसको टाइम टू टाइम एसपीसी के द्वारा वो नॉलेज देखी जा सकती है। कुछ प्रोग्राम कराए जा सकते हैं जिसमें देख लेते हैं कि ये हमारा जो फार्मासिस्ट है ये है भी सही कि आउटडेटेड हो गया ये भी। ठीक है, at last thank you for watching this video. Subscribe please, comment me for any query. My number is 9140403649। like this video if you like it, शेयर करिए अपने दोस्तों से, कमेंट करिए कि भैया पार्ट कैसा लगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर। ठीक है।